तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारे सामाजिक विज्ञान के 2, 3 व 4 अंकीय क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके 2, 3 व 4 नंबर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर ये वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। बाकी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी देख रहे हैं तो ये एनसीईआरटी है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं ना। एमपी बोर्ड के विद्यार्थी विशेष रूप से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके आपके सभी 2, 3 व 4 नंबर के प्रश्न। एंड आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वीडियोस मिल जाएंगे ना, जिसमें आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। एंड आपको अब रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा क्या होती है। तो इस चीज़ से याद रखना कि कोई भी ऐसी वस्तु है ना, पर्यावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु वातावरण में जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है ना। तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे साधन जिनको तकनीक की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सके, ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं, है ना। तो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कोई भी हो सकता है, जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गई, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना। तो स्कूल बैग, टिफिन वगैरह है ना, सारी चीज़ें क्या होती हैं, संसाधन होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, संसाधन के प्रकार भी याद रखना। मेनली संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव निर्मित संसाधन और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, इनको भी आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। देखो ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है एंड 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। कहता है कि तेज चलती हुई हवाएं और भारी बारिश के कारण मृदा या मिट्टी की छाए या अपरदन, है ना, जिससे मृदा उड़ करके अवांछित स्थानों पर पहुंच जाती है, यही मृदा अपरदन कहलाता है। क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है एंड वही अगर तेज हवा, बारिश हवा चले, है ना, तो क्या होता है, वो वहाँ से अवांछित स्थानों पर चली जाती है और मृदा का क्षरण या कहें कि अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए, है ना। इस अपरदन से बचाने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे मृदा संरक्षण के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय रहे, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी आया कि मृदा अपरदन के बचाव के उपाय लिखिए या फिर मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए, है ना। तो यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है, बचाव याद रखना उसमें। नेक्स्ट आपका आंसर में कहता है कि ढलान वाले क्षेत्रों में घास और पेड़ लगाएं, इससे मृदा संरक्षण किया जा सकता है। कार्बनिक खादों का इस्तेमाल किया जाए और कृषि भूमि को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से जो है दूर रखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। काली मिट्टी की विशेषताएं, तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो मेनली चूना, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटास, ये याद रखिए, ये क्या है, मिट्टी में पाए जाते हैं ना। मैग्नीशियम आपने पढ़ा ही होगा, है ना। नेक्स्ट रहेगा कि यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें कई तरह की फसलों की खेती की जा सकती है। जैसे काली मिट्टी में कहें कि कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है एंड काली मिट्टी हमारे भारत में महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही अधिक मात्रा में एंड बहुत अच्छी जो है उपजाऊ मिट्टी के रूप में वहाँ पे पाई जाती है ना। इस चीज़ को याद रखना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कहता है कि लेटराइट मिट्टी की विशेषता, है ना, लाल तरह की मिट्टी जो होती है ना, लाल भूरे रंग की, जंग टाइप के कलर की। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाल मिट्टी का रंग गहरे लाल भूरे से लेकर के जंग लगे लाल और बैंगनी तक होता है ना, लाल टाइप की मिट्टी होती है। यह आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण जंग लगे लाल रंग की होती है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब गर्म क्षेत्रों में अधिकतर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को समझा करके लिखिए। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब कि स्थानीय समुदायों में रहने वाले लोग अपने समुदाय स्थानीय मामलों को शासन और प्रशासन में सीधे भाग ले सकें और वो मतलब स्थानीय स्तर पर इतना शासन हो कि वो उन मुद्दों को निपटा सकें वहीं पर, है ना। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता को केंद्र सरकार से लेकर के स्थानीय स्तर की सरकारों या संस्थाओं तक बांटना। तो अपने यहाँ तो ये चीज़ है ना। तो ये रहेगा यहाँ पे, जैसे केंद्र है फिर राज्य है, यहाँ पे देखो तो इस तरीके से बटा हुआ बंटवारा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण बंटवारा ही एक तरीके से। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र से क्या आशा है। तो निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा होता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है ना। निजी यानी कि एक तरीके से प्राइवेट, है ना। और प्राइवेट मतलब कह लो कि कोई भी क्षेत्र हो गया उसको अगर निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वो उसके हाथ में उसका स्वामित्व चला जाता है और उसी के हाथ में उसका अधिकार और नियंत्रण, कंट्रोल वगैरह वही करता है, प्रबंधन करता है भाई, है ना। तो ये क्या एक तरीके से निजी क्षेत्र हो जाता है।
नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों को पढ़ करके रखना। द्वितीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके तैयार माल बनाया जाता है। इस क्षेत्र में उद्यम तरह की वस्तु को दूसरी तरह में बदलते हैं। तो उद्योग क्षेत्र जो होते हैं, है ना, मतलब उद्योग कह लो, जितने भी सारे उद्योग हैं वो सारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इस चीज़ को याद रखना। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, ये उद्योगों के अकॉर्डिंग होता है एंड द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रमुख उद्देश्य है। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के जरिए सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना। महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य रहने वाले समूहों के लिए समान मजदूरी और भागीदारी जो है सुनिश्चित करना। ये कंप्लीट कर लीजिएगा तीनों पॉइंट्स आप। नेक्स्ट कहता है कि खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो खुली बेरोजगारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और उसके पास योग्यता भी है लेकिन उससे काम नहीं मिल रहा है, तो ये खुली बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। आंसर कहता है कि कल्पनादर्श या यूटोपिया। देखो हिंदी में इसको याद रखो तो आंसर इसका याद हो जाएगा। कल्पनादर्श, कल्पना की जाती है किसी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना इसमें की जाती है कल्पनादर्श में, जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव हो। यूटोपिया शब्द ग्रीक भाषा से बना, ग्रीक भाषा का मूल शब्द है ना, और इसका मतलब या तो कोई जगह नहीं या फिर अच्छी जगह, या कहें कि बहुत अच्छी जगह, है ना। तो एक तरीके की ये काल्पनिक धारणा है कि जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे समाज की, आदर्श समाज की जो है कल्पना इसमें करी जाती है जो संभव नहीं, असंभव है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। आंसर है रूढ़िवादी लोग पारंपरिक संस्थाओं जैसे चर्च, विरासत भवन और कई अन्य संस्थाओं को बचाना चाहते थे। तो इन सारी जो है संस्थाओं को बचाने के पक्ष में थे, और ये कह सकते हैं। देखो आपके जो कह लो कि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, प्री बोर्ड के क्वेश्चन हो गए हैं ना, और अर्धवार्षिक परीक्षा के वो सारे क्वेश्चन आपको अगर इस वीडियो में नहीं मिलें तो मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको वीडियो ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से वीडियो डालूंगा एंड वन शॉट, उसमें सारा कुछ होगा एंड उसमें हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपकी हाफ ईयरली हो गए, है ना, आपकी टर्मिनल हो गए, हाफ ईयरली प्री बोर्ड हो गए, इनके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो उन्हें करके ही जाना है आपको, वो करवाऊंगा मैं अलग से। बाल्कन क्षेत्र में आने वाले दो प्रमुख राज्य कौन थे। अल्बानिया और बुल्गारिया, ये दो प्रमुख राज्य थे बाल्कन क्षेत्र के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है उदारवाद का अर्थ समाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवाद, और इसके जनक कौन है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। आंसर याद रखना। उदारवाद, लिबरलिज्म क्या कहलाता है। यह वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जाता है। इसके जनक जॉन लॉक कहे गए। नेक्स्ट है आपका बहिष्कार, है ना, त्यागना किसी चीज को। अब बहिष्कार आमतौर पर नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था भी हो सकती है, या देश के उपयोग से स्वैच्छिक और जानबूझकर रोकथाम का कार्य है। किसी चीज़ का बहिष्कार करना ये क्या है, एक तरीके से उस चीज़ को त्यागना, है ना, उसका विरोध करना, उसकी अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, दो कारण बताइए। आंसर रहेगा आपके सामने। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक ये बड़ा कारण था कि उन्होंने विरोध किया, क्योंकि कोई भी कानून बनेगा उसमें अगर भारतीयों का कोई भी भारतीय नहीं है तो ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ, है ना, होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने विरोध किया, एक कारण हो गया। इससे भारतीयों के आत्मसम्मान का जानबूझकर अपमान जो है माना गया ना, मतलब उसमें कोई भी भारतीय नहीं था तो एक तरीके से अपमान माना गया। नेक्स्ट कहता है कि दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूहों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है तो उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसे क्या कहता है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं। ये आंसर याद रखना। नेक्स्ट है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां किसी एक व्यक्ति या पार्टी के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। निरंकुश शासन के फैसले किसी बाहरी कानूनी प्रतिबंध या लोकप्रिय नियंत्रण से नहीं बंधे होते, है ना। तो मतलब इसमें कोई कानून वगैरह नहीं होता है। ये किसी एक मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई पार्टी हो गया, है ना, मतलब एक तरीके से ये ऐसा शासन कह सकते हैं जिसमें वो कह लो कि अभी क्या वर्ड एक यूज किया जा रहा था तो वही कह सकते हैं। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास क्या है ना, डिक्टेटरशिप इसमें कह सकते हैं निरंकुशवाद में, है ना। तो ये वही चीज़ है, कोई व्यक्ति या विशेष कोई आदमी जो सर्वोच्च शक्ति अपने आप को माने एंड वो है किसी भी बाहरी कानूनी प्रतिबंध में ना बंधा हुआ ना,
डिक्टेटर उसे कह सकते हैं। अगला है सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है विकास के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना और भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि लंबे समय तक टिकाऊ रहें और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को फायदा पहुंचाएं। मतलब देखो, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? पर्यावरण का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए और हमारा विकास भी होता रहे, है ना, इस तरीके से। तो इस चीज़ को याद रखना एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कहलाता है कि भू संरक्षण से के उपाय बताइए। भू संरक्षण, मृदा संरक्षण वही एक चीज़ है। वन संरक्षण किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इससे हम यहाँ पे अपनी भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आय को कहते हैं। इसकी गणना इस तरह से की जाती है, क्षेत्र की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। जीडीपी या फिर सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देना, इससे हम इसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो यह देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी का एक जोड़ होता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है कि जल दुर्लभता क्या है? इसके प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, तो जल दुर्लभ इसे क्यों कहा जाए? जल तो एक दुर्लभ वस्तु ही है, क्योंकि ये जिस कदर से खत्म होती जा रही है, जिस तरीके से इसकी जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जल की आपूर्ति की, तो दुर्लभ इसे कहा गया है। जल दुर्लभता का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर जल की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, है ना, किया जा रहा है। जल दुर्लभता के कुछ प्रमुख कारण ये रहे, मतलब जल अगर किसी भी कोई भी चीज़ हो दुर्लभ हो जाएगी जब उसकी मांग ज़्यादा होगी और वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं होगी, है ना। तो कम वर्षा और मौसमी और वार्षिक वर्षा में भिन्नता, बढ़ती हुई जनसंख्या, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सारे यहाँ पे इसके प्रमुख कारण हैं जल दुर्लभता के। और जल प्रदूषण हो गया, शहरीकरण और औद्योगिकरण हो गया, ये सारे कारण हैं। नेक्स्ट कहता है कि असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? तो यहाँ पे आंसर रहेगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़े का आयात जो है कम हुआ, विदेशी कपड़ों की कीमतें घट गईं, विदेशी रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों पर असर पड़ा। देखो, मेनली हेडिंग इतना पढ़ करके जाया करो एंड इसमें आप लोग थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना करके लिखा करो, बस थोड़ा पढ़ लिया करो। बुक में चैप्टर पढ़े हुए हैं तो बस हेडिंग मेनली याद करो। हेडिंग में आंसर लिखोगे तो सामाजिक में नंबर भर के मिलते हैं एंड ऐसे ही पढ़ो, है ना। अगर आप पूरा रटोगे तो ये आपको याद नहीं होने वाला एंड भूल जाओगे तो फिर कन्फ्यूजन और ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो मेनली हेडिंग याद रखा करो, फिर उसके अंदर तो आप लिख दोगे तो सही रहता है। बस हेडिंग सही होनी चाहिए, फिर इतना डीप में कोई देखता नहीं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो ये कब, कहाँ और क्यों हुआ था भाई, कैसे हुआ, है ना, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बस देखो, टिप्पणी किसी पे भी आए, जितना भी आपको उसके बारे में आता है बस पूरा अच्छा सिक्वेंस में उससे लिख दो तो आपको नंबर मिलेंगे। अमृतसर में, यहाँ पे पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मेला देखने आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए। हालांकि वह एक बाग था, है ना, जलियांवाला बाग जिसका नाम था, और बाहर जाने के सारे रास्ते उसने बंद करवा दिए किसने? जनरल डायर ने, ताकि अंग्रेजी ताकत के गुस्से से कोई ना बच सके। इससे गोलीकांड में कई लोगों की जान चली गई और उनसे कई गुना लोग अधिक जो है घायल हो गए, है ना। तभी से यहाँ पे हत्याएं हुई, कह लो कि हत्याएं हुई उस कांड में, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाने लगा। नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, है ना। देखो, जिस भी विद्यार्थी को अगर अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड प्लेलिस्ट चेक कर लेना एंड सभी क्वेश्चन को देख लेना, है ना। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? तो सामाजिक विभाजन राजनीति पर हानिकारक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों पर के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, मतदान को प्रभावित करते हैं, अलग अलग समुदाय में अविश्वास पैदा करते हैं, समाज को विभाजित करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, ये सामाजिक विभाजन, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है भाई? तो देखिए, देश के आधे से अधिक वन जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वह वन क्षेत्र होते हैं, स्थायी वन क्षेत्र होते हैं, जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है ना, खासकर जीवों के लिए। नेक्स्ट है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो फर्नीचर की लकड़ी के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है, जिससे पेड़ कटे हैं, और जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भी यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है और जैव विविधता को प्रभावित हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता, है ना, यहाँ पे जाने वाली होना चाहिए था, जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। और जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी पर
आश्रित हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी अपने मतलब खुद से सब कुछ नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिए, जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र के भीतर या पूरे ग्रह जीवन रूपों की भिन्नता की डिग्री है। पृथ्वी ग्रह पर लाखों जीवित जीव हैं, मनुष्य सहित ये सभी जीवित जीव एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, है ना, मतलब आश्रित हैं एक दूसरे पर। कहता है कि जैविक और अजैविक संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। आंसर में रहेगा भाई जैविक संसाधन वो होती हैं भाई, जैसे कह लो कि जो जीव मंडल में पाए जाते हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं एक तरीके से, मतलब जो जीवित जीव होते हैं ना, जैसे आपका वनस्पति या पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव मत्स्य पालन कर मत्स्य जीव हो सकते हैं, पशुधन हो सकता है हमारा, है ना, जंगली जानवर हो सकते हैं, ये जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन क्या होती हैं, जो चट्टानें होगी, धातुएं, भूमि, जल, है ना, एक तरीके से निर्जीव वस्तु है ना। नेक्स्ट कहता है कि संघीय सरकार किसे कहते हैं, तो देखिए संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की अन्य इकाइयों के बीच बटी होती हैं। जैसे कि अपने देश में देखो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है ना, तो इस तरीके से बटी हुई हैं सरकारें, तो ये क्या है, संघीय सरकार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। देखो, तो अपने देश में अभी जो केंद्र सरकार गठबंधन के रूप में ही बनी हुई है, तो वो गठबंधन सरकार ही है। मतलब जब दो दल, एक पार्टी मिल जाए दूसरी पार्टी मिल करके जब पूरी सरकार बनाते हैं, तो वो गठबंधन सरकार यहाँ पे कहलाती है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो अभी बीजेपी और पार्टी मिल करके, है ना, तो पूरा यहाँ पे मिल करके पार्टीज एक सरकार बनाई है ना, पूरी बीजेपी की, तो वो क्या है, वो गठबंधन सरकार है। मतलब दो पार्टीज मिलकर के जब पूरा बहुमत करें और एक सरकार बनाएं, तो वो है गठबंधन सरकार। तो ये आपके सामने पूरा आंसर दिया गया है। गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के मिलकर सरकार बनाने की व्यवस्था को कहा जाता है। यह व्यवस्था तब लागू होती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ये स्थिति बनती है ना। तो ये आपको आंसर कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट है संकटाग्रस्त जातियों के नाम, विलुप्त जातियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी जातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। तो भारतीय जंगली गधा हो गया, भारतीय गैंडा हो गया, ये सारी क्या है ना, काला हिरण हो गया, है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे, मगरमच्छ हो गया, ये सारी क्या संकटग्रस्त जातियां हैं, मतलब जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जो खत्म होने वाली हैं, है ना, और इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। वैसे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज़ के लिए होते हैं, लेकिन कुछ अंतर इनमें हो सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों जानवरों के संरक्षण के लिए ही होते हैं, जिससे हम जानवरों की जान मान का ख्याल रख कर उन्हें हम बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है उद्यान उतना सुरक्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, भाई सुरक्षित है, शक्तिशाली। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए, तो भाई किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर याद रखना। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने, है ना, इल्तुतमिश ने, याद रखना, 14वीं शताब्दी में। अगला कहता है कि जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है, तो शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कहता है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट है आपका जोलबेराइन नामक शुल्क संघ क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशासन की पहल पर स्थापित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच जो है शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें मुद्राओं की संख्या दो कर दी, जो कि पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में हर घर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संग्रहण को मतलब एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है कि पानी भाई वहाँ पर रखो, संरक्षित करो जल को, है ना, जो बारिश का गिर रहा है तुम्हारी छत पर, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला कहता है कि जीडीपी क्या कहलाती है, भाई जीडीपी जो होती है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। आंसर ये पूरा कंप्लीट रखना एंड ये हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, देखो मानव विकास सूचकांक यहाँ पे यूएनडीपी से जो है इसकी रिपोर्ट देता है हर साल, द्वारा जारी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यह बतलाता है कि किसी देश के लोग अपनी बुनियादी चीज़ों, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, जैसे स्वास्थ्य हो गया, है ना, जीवन स्तर, इस तरीकों को पाने में सक्षम है कि नहीं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहते हैं ना, मानव विकास सूचकांक, तो ये बताता है, इसकी रैंक अलग अलग होती है सभी देशों की, है ना, वो तो उनकी सुविधाओं के अकॉर्डिंग वहाँ पे आता है ना। वैसे भारत की तो रैंक कह ही लो कि आ गई पहली, तो मुश्किल है, बहुत नीचे हैं हम।
धारणीय विकास से क्या आशा है ना, आप लोग बताइएगा कि भारत की जो मानव विकास सूचकांक में मतलब रैंक है वो कितने नंबर की है, बताइएगा कमेंट में। धारणीय विकास से क्या आशा है, तो धारणीय विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो धारणीय विकास है। नेक्स्ट है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। आंसर आपके सामने रहेगा, जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, और जब कोई आदमी काम तो कर रहा है लेकिन अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाता है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। लेकिन जब किसी आदमी को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। खुली हमने ऊपर भी पढ़ी थी, है ना। प्रच्छन्न क्या होती है, लेकिन वो काम तो कर रहा है लेकिन उसका क्षमता का सदुपयोग नहीं कर रहा है, खुली प्रच्छन्न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के उपाय लिखिए, है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती बना करके, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है हमारा, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में क्या किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपकी हाफ ईयरली में आया था बिल्कुल, है ना। तो वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती करी जाए तो भू संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा भूमि के कटाव को रोका जा सकता है ना। नेक्स्ट कहता है कि वनों के लाभ बताइए, तो भाई ये 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, वनों के लाभ। देख सकते हो वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इसमें वर्षा है ना, वन वर्षा लाने में सहायक होती है ना, वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं ना। ये देखो मैंने बहुत सारे एक ही पॉइंट में लिख दिए, आप इन्हें तोड़ तोड़ करके बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है ना। मृदा अपरदन को रोकते हैं, है ना, इनसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ औषधियाँ वगैरह प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। अब भाई वन्य प्राणी संरक्षण जल क्यों आवश्यक है और इसका अधिनियम कब आया था, इसको तो हम देखेंगे ही। खैर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अभी कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्य संरक्षण, है ना, तो बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 1971, 1972, 1974, इन तीनों में से बताइए। 3 ही ऑप्शन दिए हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई, बताइएगा जरूर से, इन तीनों में से आंसर एक है। चलिए आंसर आपका देख लेते हैं, ये क्यों आवश्यक है हमें। तो वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जानवरों के शिकार की मानव प्रकृति ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया, जिसमें वन्य प्राणियों का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है। इसलिए जो है कहें कि इन दुर्लभ जातियों को बचाने के लिए हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत एक संघीय देश है ना, संघीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ, जो इसके कोई 3 उदाहरण समझाइए। तो भारत एक संघीय देश है, इसे हम निम्न विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो ये 3 सूचियाँ यहाँ पे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आपका, है ना। तो हमारे संविधान में 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, एंड ये सूचियाँ इसे संघीय प्रशासन बनाने का एक मतलब एक मुद्दा है मैन। शक्तिशाली न्यायपालिका है यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे कारण आपको दिए गए हैं, इनको कर लेना। नेक्स्ट आपका कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो सरकार के 2 या अधिक स्तर संघीय शासन व्यवस्था में होते हैं, है ना। सरकार के स्तर जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य पर बटी हुई है, फिर और नीचे स्तर पर बटी हुई है। तो ये क्या होती है, इस संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता हो जाती है, स्तर बटी हुई है। एक नागरिक समूह अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं ना, मतलब एक नागरिक है उसके अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा अलग अलग, है ना। और संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन प्रणाली में होती है, इस चीज़ की याद रखना, है ना। 3 हमारी विशेषताएं इसकी हो जाती हैं। देखो इनको डिटेल में पढ़ते जाओ, मेन आप ये भाई हेडिंग याद रखो जो भी बता रहा हूँ मैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी आपको लिखनी है। तो भारत एक सांस्कृतिक वैविध्य वाला देश है। देखो थोड़ा सा अपने आप से बना करके ऐसे लिखना होता है, अच्छे शब्दों का यूज़ करना होता है, जैसे आपको लगे भाई बढ़िया अच्छी तरीके से, है ना। तो अच्छी राइटिंग में लिखना है ना। देखिए भारत एक सांस्कृतिक वैविध्य वाला देश है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से प्रकृति, झरना, पहाड़, पौधे, है ना, पशु पक्षी आदि के उपासक रहे हैं। विभिन्न रीति रिवाजों द्वारा इसके प्रति श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इन रीति रिवाजों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित कुछ रीति रिवाज महत्वपूर्ण विशेष हैं, क्योंकि देखो रीति रिवाजों का हमने मतलब शुरू से ही प्रयोग रहा है, और ये आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से कह लो, है ना। और देखा भी गया है मोहनजोदड़ो में भी भाई देखने को मिला है कि हम कहाँ भाई वन एवं वन्य जीवों की पूजा करते हैं, है ना। तो मतलब एक तरीके से रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है अपना, है ना। और ये सहयोग ही रहा है स्टार्टिंग से। अगर हम इन्हें इतना मानते हैं तो हम उनकी रक्षा के लिए, है ना। देखो हिंदुओं में तो पूजा भी इसकी की जाती है। तो मतलब एक तरीके से ये हमारी भावना है एंड ये हमारे रीति रिवाज बन जाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। पीपल बरगद हो गए, हम इनकी पूजा भी तो करते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट कहता है हमारा कि भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम
1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए कोई 3, है ना। आंसर कहता है कि इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत के रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनके बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर जो है जोर दिया जाए। अगला है, इसमें कई परियोजना की घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य, मतलब एक तरीके से इसका उद्देश्य मैंने यही था कि जो वन्य जीव हैं जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, जो बिल्कुल विलुप्त होने वाले, जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको संरक्षित किया जाए कैसे भी करके, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके शिकार पर कहीं कुछ, है ना। वो काला हिरण वाला, है ना, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ, ये सारे क्या हो गई, ये हमारी कुछ कह लें कि ऐसी जातियां हैं जो कि खत्म होने वाली, है ना। इन पर कानूनी रक्षण दिया गया। वो काला हिरण के क्षेत्र में, है ना, वो सलमान खान इसी चक्र में फंसे थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। तो संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है एवं वे क्षेत्रक समान सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, तो ये संगठित क्षेत्र का होते हैं। नेक्स्ट है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, यह अब अलग कैसे हो गया? तो अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था, है ना, विदेशी व्यापार हुआ करता था। और भाई अब यह अलग कैसे, अब होने वाले विदेशी व्यापार पहले से अपेक्षा बहुत तीव्र, व्यापक एवं अधिक परिवहन के संसाधनों से युक्त हो चुके हैं, है ना। कितना तेज हो चुका है ना इंटरनेशनल अगर व्यापार भी कह लें तो, ना। विश्व व्यापार संगठन क्या है भाई? तो संक्षिप्त में समझाइए विश्व व्यापार संगठन को, आपको WTO को समझाना भाई। यह एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना होता है। एंड इसका विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो ध्येय वाक्य है क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, है ना। तो विकसित देशों की पहल पर इसे शुरू किया गया था, इसको WTO को। एंड इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित किया जाता है ना। तो संगठन किस लिए होते हैं भाई? नियमों कानून को जो है यूज़ करें उसमें। नेक्स्ट है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के बीच प्रमुख अंतर का उल्लेख कीजिए, अंतर लिखिए। अंतर 3 दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट करो एंड इसको दिमाग में भरो। ये स्रोत जो होते हैं, औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। ये स्रोत किसी सरकारी संगठन के अधीन काम नहीं करते, है ना, मतलब ये एक तरीके से निजी क्षेत्र में होते हैं। औपचारिक स्रोतों के में ऋण पर ब्याज दर कम होती है, ये जो है इस पर ज़्यादा होती है। ये सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को भाई सरकार द्वारा, सरकार पर मतलब भारतीय रिजर्व बैंक तो सरकार में है, तो ये सरकार के नियमों का पालन करेंगे, है ना। ये किन्हीं नियमों या विनियमों का पालन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझाइए। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली बहुत मतलब पुरानी प्रणाली है। एंड मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली तो अब चल रही है भाई, पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक उत्तम है। और मुद्रा देखो, जो मुद्रा विनिमय प्रणाली है वो अब चल रही है। एंड वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो पहले थी। एंड स्टार्टिंग तो वस्तु विनिमय प्रणाली से ही हुई है। वैसे कहें कोई मुद्रा विनिमय प्रणाली तो यह वस्तु विनिमय से उत्तम है, क्योंकि अगर हमारे पास वैसे में अगर वस्तु उपलब्ध नहीं होती थी तो हम उसको ले ही नहीं पाते थे भाई, है ना। उसमें तो वस्तु ही चाहिए, ऐसे में तो मुद्रा के बदले में हम कोई भी वस्तु जो है अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय की सबसे कठिन समस्या है। यदि 2 व्यक्तियों की आवश्यकता संबंधी वस्तुएं नहीं मिल पाती, मतलब दोनों व्यक्तियों को जो आवश्यकता है वो एक दूसरे के पास नहीं है, तो वो उनकी आवश्यकता हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये दोहरे संयोग इस तरीके से इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। तो विनिमय का माध्यम, उपभोग में मुद्रा का यूज़ किया जाता है, व्यापार में, है ना। तो किस किस तरीके से डिटेल में इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, ये कंडीशंस होती हैं थी। अब तो सीधा पैसा है तो हाथ का ऐसे दो, ऐसे चीज़ लो, है ना। और जब देखो यहाँ पे देखो दोनों की सहमति होनी चाहिए। वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना, तो उन्हें मतलब बांटा नहीं जा सकता, तो उन्हें भी भाई अब वो वस्तुएं कैसे मिल रही हैं अपन को। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अति कठिन था, है ना। इस तरीके से ये बहुत समय इसमें लगता था और ये कठिन प्रणाली थी एक तरीके से। विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। आंसर देख सकते हैं, सभी व्यावसायिक क्रियाओं का विकास अच्छी ऋण प्रणाली पर निर्भर करता है। ऋण व्यावसायिक क्रियाओं के कच्चे माल, कार्यशील पूंजी आदि से संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यह व्यवसाय का लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसी कारण सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी साथ साथ में वृद्धि होती है। यही विकास का सूचक है। नेक्स्ट हमारा शासन, मतलब संघात्मक और एकात्मक सरकार जो होती है, अपने यहाँ पर संघात्मक सरकार है और ये एकात्मक सरकार है। इनमें अंतर आपको लिखना है। तो संघात्मक शासन प्रणाली केंद्र और राज्य में बटी होती है। एकात्मक सरकार संपूर्ण शक्तियों, मतलब जिस देश में
मतलब प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र और राज्य में दो जगह सरकार नहीं बटी होती है, वो एकात्मक सरकार होती है, जहाँ पर मतलब कह लो एकात्मक सरकार होती है, संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, मतलब एक ही सरकार वहाँ तो केंद्र है बड़ी, तो केंद्र की सरकार हो के पास होती हैं सारी शक्तियाँ, तो वो एकात्मक सरकार है। जहाँ पर दो लोगों के बीच में बटी हुई चीज़ें तो वो हमारी संघात्मक सरकार। जैसे हमारे भारत देश में संघात्मक सरकार में स्थानीय इकाइयों का विशेष संवैधानिक दर्जा होता है, केंद्र सरकार उन्हें अपनी इच्छानुसार बदल नहीं सकती है। एकात्मक सरकार में स्थानीय शासन की इकाइयाँ केंद्र सरकार की प्रतिनिधि मात्र होती हैं, केंद्र उनमें चाहे जैसे भी परिवर्तन कर सकता है। संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, इसके लिए कोई भी संविधान होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समर्थक ऋणाधार से क्या आशा है, समझाइए। तो ये रहेगा, समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि वह ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं करता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन होगी, बैंकों का जमा पूंजी होगा, पशु इत्यादि, मतलब जो भी गिरवी रखी हुई चीज़ होती है ना, ये समर्थक का ऋणाधार है। नेक्स्ट आपका 1992 से पहले स्थानीय सरकार, 1992 के बाद की स्थानीय सरकारों में आपको अंतर लिखना है। तो ये राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में थी और स्थानीय सरकारों को अपने कुछ अधिकार मिल गए, है ना। मतलब इसके बाद 1992 के बाद स्थानीय सरकारों को अपने जो है कुछ अधिकार मिल गए। पहले राज्य सरकार ही पूरा उसको वो करती थी, वहीं से कंट्रोल करती थी, है ना। चुनाव पर राज्य सरकारों का नियंत्रण था, ये तो नियमित रूप से नहीं होते थे, है ना, इसलिए नहीं हो पाते थे। चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया था, ये नियमित रूप से होने लगे। संशोधन से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसमें कम से कम 1/3 महिलाओं के पद आरक्षित किए गए। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो एकात्मक, देखो एकात्मक अपने देश में नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। संघात्मक की हमने ऊपर विशेषताएं देखी थी, उसको भी याद करना है, एंड ये एकात्मक की विशेषताएं, ठीक है। कहता है कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति जो है केंद्रीय शासन यानी कि केंद्रीय सरकार के पास होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। प्रजातांत्रिक शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना जो होती है एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न जो है नहीं हो पाती है। तो मतलब वहाँ पे प्रजातंत्र का क्या ही है यार, वहाँ पे संविधान भी तो जरूरी नहीं है। एकात्मक शासन में जनता को शासन के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। अगला कहता है कि सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयासों का वर्णन, मतलब प्रयास किए गए उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना करी थी भाई, है ना, जिससे क्या किया जाएगा 33.3% करना हमारा ये उद्देश्य था कि भाई इतने वन हमारे क्षेत्र में देश में होने चाहिए, है ना, तो ये किया भी गया, 33% है। सेकंड दिया गया है पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल संरक्षण में वन बढ़ाया जाए, है ना, जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हर बरकरार रखे जाएं और वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, है ना। ये सारे कुछ कारण आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एंड कंप्लीट हमारा आंसर इसका हो जाएगा सरकार द्वारा किए गए इसके लिए प्रयास। अगला है, हमें भारत में ऋण की औपचारिक क्षेत्रों स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो औपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में अनौपचारिक स्रोतों के अधिकतर ऋणदाता ऋणी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। एंड सेकंड कहता है कि अधिक ब्याज से कर्जदार आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है, इससे व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है भाई, वो उसका जो ब्याज ही नहीं चुका पाता, है ना। प्रति व्यक्ति बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है, कम ब्याज दर पर बैंक ऋणियों की, है ना, आय में वृद्धि करता है तथा ऋणी सरलता से इसका भुगतान कर पाते हैं, और यही जो है बैंक से ऋण लेकर के हम मतलब इसमें एक तरीके से फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, समझाइए। मतलब ऐसे किया गया है भाई, कुछ शक्तियां जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं, मतलब अधिक शक्तियां तो कह लो कि केंद्र के ही पास होती हैं, और कुछ शक्तियां जो है राज्य सरकार के पास होती हैं, है ना। तो एक तरीके से इस तरीके से बंटवारा किया गया है, एंड इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, तो ये कंप्लीट रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता को समझाइए। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है भाई, तो भौतिक पर्यावरण उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र उसे कहा गया है। इकोसिस्टम इसको पढ़ा ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और इसकी उपयोगिता भाई क्या है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं भाई। प्राथमिक तो उत्पाद कौन है, वन, यानी कि जो पौधे इसमें पाए जाते हैं ना, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज हो गया, अन्य संसाधनों के संचय कोष होते हैं, है ना, तो ये बहुत जरूरी होते हैं।
नेक्स्ट हमारा सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों में वनों को कितने वर्गों में जो है बांटा गया है भाई, समझाइए। तो आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, रक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र होते हैं। 3 प्रकार से वनों को बांटा गया है एंड तीनों को आप याद रखना है। एंड मतलब एक ही तरीके से कह लो कि इनमें काम किया जाता है। रक्षित में कह लो, यहाँ पे देखो रख रखाव इमारती लकड़ी के लिए है ना, रख रखाव इमारती, मतलब एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इनमें अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है तो कह लें कि इसे याद रखना है ना। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जब सरकार के स्वामित्व हो गए है ना किसी व्यक्ति के, तो वो क्या अवर्गीकृत। स्थानीय सरकारों के लाभ क्या होते हैं? तो भाई स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है ना। और इससे निर्णय लेने में भी सीधी भागीदारी होती है, मतलब सब स्थानीय स्तर पर भी अब निर्णय हो जाते हैं ना, सीधा वहीं नहीं भागना पड़ता। स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है ना, मतलब वो अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निपटा सकते हैं। कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता को बताइए भाई। तो वस्तुओं को लाने या ले जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डब्बा कंटेनर कहलाता है ना। तो कंटेनर की धुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को, वैसे ऐसा क्वेश्चन कम आता है लेकिन हाँ कर लेना, कंटेनर क्या होता है? तो भाई वस्तुओं को ले जाने और लाने में किया गया एक, मतलब वस्तु को रखने के लिए है ना, यूज़, एक डब्बा तरीके का। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण के लाभ बताइए। तो जब केंद्र और राज्य सरकार के से शक्तियों द्वारा स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, मतलब केंद्र से और राज्य सरकार से शक्तियां स्थानीय सरकार को दी जाएं, तो भाई ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और सरकार का एक तरीके से बंटवारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इस चीज़ को याद रखना। इसके लाभ क्या हैं? स्थानीय स्तर के लोग जो होता है वो बेहतर समझ विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को समझती हैं, है ना। और लोगों की सीधी भागीदारी जो होती है विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला लेने में सीधे भागीदार बनाना संभव भी हो जाता है। ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, समझाइए भाई। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद जो मतलब एक तरीके से अहिंसा हुई उसमें, तो उन्होंने उसे वापस लेना ठीक समझा। इसी को आप याद करना ना, ये चोरी चोरा की घटना अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इस पर टिप्पणी आ सकती है। अगला कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रावधान समझाइए। तो इसके नियम आपको यहाँ पे याद रखना है। 100 दिनों का इसमें रोजगार दिया जाए, ये भी कहा गया है इसमें। और आप कुछ शारीरिक काम करने के लिए लोगों को ही यह रोजगार मिलता है। अगला है, रोजगार मिलने पर मजदूर को वेतन के साथ 10% अतिरिक्त भी यहाँ पे मिलना चाहिए, इसमें कहा गया है ना। मजदूर को चोट लगती है तो उसका मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए, है ना। अगर काम के दौरान मजदूर अपंग हो जाता है तो या मर जाता है तो उसे 25,000 रुपये मिलते हैं। काम स्थान पर पीने का पानी, बच्चों के रहने की व्यवस्था, है ना, जो मजदूर काम कर रहा है उसकी चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। अगला कहते हैं कि भारत में लोग रूलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे भाई। तो आंसर आपके सामने रहेगा। 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रूलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति, तो 1919 में मेनली आया था हमारा रूलेट एक्ट। एंड आंसर रहेगा आपका, इस समिति ने 2 कानून बनाए। एक तरीके का एक काला कानून था भाई, रूलेट एक्ट, है ना, जिसमें क्या कहा गया कि जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। मतलब यार कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधे वो है उन्हें उठा करके जेल में डाल देंगे उनको जैसा लगेगा, है ना। तो ये रूलेट एक्ट आया था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बीच कोई अंतर लिखिए। तो ये हम उन अंतर ऊपर देख भी चुके हैं, शायद नहीं देखा था तो भाई देख लो भाई। बैंकों तथा सरकारी समितियों द्वारा किए गए ऋण को औपचारिक ऋण, और साहूकार व्यापारी वगैरह हो गए ये तो क्या अनौपचारिक कर। औपचारिक ऋणाधार जो ऋणदाता होता है कर्जदार से समर्थक ऋणाधार की मांग करते हैं और इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। औपचारिक ऋणाधार एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं, जबकि अनौपचारिक जो ऋणदाता होते हैं मनमानी उच्च ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। औपचारिक ऋण आकार में बड़ा होता है और अनौपचारिक ऋण छोटा होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नमक मार्च, यानी कि जो नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोधी का एक हथियार बन गया, प्रभावी हथियार बन गया भाई, इसको समझाना। उत्तर में लिखिएगा कि नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च या नमक आंदोलन, है नमक यात्रा भी कह सकते हैं थे, दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक आंदोलन कहते हैं, शुरू किया उन्होंने 12 मार्च 1930 को।
उनके साथ 78 विश्वस्त अनुयायी शामिल थे जो कि गांधी जी के साथ थे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायी 24 दिनों तक पैदल चले और साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। रास्ते में कई अन्य लोग उनके साथ हो गए। अब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा और तभी से नमक इतना अपन जोर जोर से खा रहे हैं, बढ़िया सस्ता वस्ता हो गया है ना, नहीं तो नमक के लिए तरस जाते आप तो। अगला कहता है कि साइमन कमीशन क्या था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। साइमन कमीशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड साइमन कमीशन 1927 में आया था एंड इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये क्वेश्चन हम ऊपर देख भी चुके हैं ना, और ये भी रहेगा इसका कारण एक, है ना, इसको याद रखना। ये देखो, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया तो, और वो नेतृत्व इसका कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठियां बरसाई इतनी उन पर के तो इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना कि किसकी यहाँ पे लाठियों से मृत्यु हो गई थी, तो किसकी, लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एजेंडा 21 क्या है। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान के में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, तो इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। वैश्विक सतत विकास क्या है, कि पर्यावरण को भी साथ में रखा जाए और विकास भी होता चले। यह पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी आदि से लड़ने के लिए एक एजेंडा है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। नेक्स्ट है हमारा, सन 1830 में जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1789 में पहली क्रांति हुई थी फ्रांस में, फिर 1830 में हुई, है ना। तुलना में, मतलब इस पहली क्रांति की तुलना में 1830 की क्रांति में रक्तपात बहुत कम हुआ, मतलब पहले बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, फिर कम हुआ। मेटरनेक अपने देश के विद्रोह के दमन में लगा होने के कारण फ्रांस की क्रांति में अधिक हस्तक्षेप ना कर सका। 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिलिप जनता का राजा बन गया। नया राजा चुने जाने से निरंकुश शासन तंत्र जो है समाप्त हो गया। मेटरनेक की व्यवस्था को आघात पहुंचा। इस क्रांति का प्रभाव सारी यूरोप में राज्यों पर पड़ा। पोलैंड, जर्मनी, इटली वगैरह जो ये दोष हो गए, ये इससे जो है प्रभावित हुए। कहें कि इस जो रूस जी फ्रांस की 1830 की क्रांति थी, फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, वरन इसने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, तो इनको याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इनसे आते हैं। देखो, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, इसमें 61 विषय हैं, इसमें 52 विषय हैं, इसमें 100 विषय हैं, इसमें 66 अब विषय हैं, मतलब शुरू में कर दिए गए हैं। और यह जो सूचियाँ होती हैं, मतलब देखो, तो संघ सूची में क्या होता है, इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास अधिकार होते हैं, और राज्य विधानसभाएं जो होती हैं राज्य सूची के अकॉर्डिंग इसमें मतलब कानून बना सकती हैं। ये सारे कानून इसमें राज्य सूची में। और समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, राज्य और केंद्र सरकार इस सूची में उल्लिखित कानून बना सकते हैं, है ना। शिक्षा वगैरह हो गए, है ना। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, भाई करेंगे ही यार, क्योंकि अगर तुमने नहीं दिया तो फिर बाद में क्या कर लेगा बेचारा। देखो, आपके सामने आंसर ये रहेगा कि बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण पर समर्थक ऋणाधार की मांग करता है ताकि ऋण वापसी की अनिश्चितता समाप्त हो सके। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, और बैंक भी सभी क्षेत्रों में ऋण को ज़्यादा जो है जोखिम वाला मानते हैं, क्योंकि ऋण को वसूलना कई बार कठिन हो जाता है भाई, हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रण करने की कोई 2 उपाय लिखिए। तो भाई यही क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो गया एंड इसको कर लेना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के अधिदोहन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन सी हैं। पर्यावरणीय समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, ये समस्याएं 2 हैं। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के मुख्य कारणाधार कौन थे। तो जुजेपी गरीबल्दी, काउंट काबाउर एंड विक्टर एमानुअल, है ना। इन तीनों को याद रखना एंड ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो होते हैं उनमें अंतर आपको लिखना था। तो ऐसा क्षेत्र जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सरकार द्वारा, मतलब सार्वजनिक है सरकार द्वारा तो हो गई, और ये क्या, ये मतलब कोई निजी प्राइवेट संस्था द्वारा हो सकता है, निजी क्षेत्र ही है ना। इसमें कर्मचारी की वरिष्ठता होती है, कर्मचारी का कार्य निष्पादन योग्यता होती है, आम जनता की सेवा करना होता है, इसका लाभ कमाने के लिए होता है। इस क्षेत्र में उच्च नौकरी, सुरक्षा भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। इस क्षेत्र में नौकरियां, उच्च वेतन पैकेज, पदोन्नति की बेहतर अवसर और अधिक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन जो इसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जो है कौन कौन सी नदियां उस तरफ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में यह जो है जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है, ये चीज़ याद रखना, है ना।
पूर्वी तट के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी भरपूर मात्रा में है, इसकी विशेषताएं आपको दी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए। तो कर लेना ऐसा, जलोढ़ मिट्टी जो है रेत, गाद और मिट्टी के भिन्न अनुपात में होती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसकी मतलब इसमें अच्छी गहन खेती होती है, इसके कारण इस मिट्टी के आसपास अच्छी घनी आबादी जो है पाई जाती है। अन्य मिट्टी में पोटास हो गया है ना, ये चूना हो गया, ये सारी कुछ जो है खनिज पाए जाते हैं। और गन्ना, धान, गेहूँ है ना, ये सारी फसलें जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। अगला है संघीय शासन व्यवस्था की कोई विशेषता लिखिए। तो इसमें 2 स्तरों पर सरकार बटी होती है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख ही चुके थे। शक्तियों का वितरण होता है एंड संवैधानिक स्थिति होती है, मतलब संविधान भी लिखित इसमें होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा होता है, राज्य और केंद्र में, स्थानीय स्तर पर अलग अलग है ना। और 2 स्तरीय सरकार होती है, जैसे राज्य में और केंद्र में ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका खादर और बांगर में अंतर लिखना था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नए जलोढ़ होते हैं, इसमें प्राचीन जलोढ़ होते हैं, पुराने है ना। कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट में पाया जाता है। अधिक बारीक या रेतीली मिट्टी होती है, बार बार नवीकरण नहीं होता है, इसमें बार बार नवीकरण हो जाता है। ये नदी से दूर ऊंचे स्थान पर पाई जाती है, नदी के पास पाई जाती है, तभी तो इसमें नवीकरण हो जाता है, क्योंकि फिर पानी आया, बहा ले गया, फिर बन गया है ना। अगला है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रिया किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और के लिए ह्रास है। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं है ना, तो वनस्पति नष्ट हो रही है, साथ ही प्राकृतिक जीवों के जो कह लो कि अन्य वन्य जीवों के आवास भी छिन रहे हैं। उद्योगों का मलबा हो गया, कूड़ा कचरा हो गया है ना, ये खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तथा भूमि प्रदूषण हो रहा है, साथ ही कह लो वायु प्रदूषण धुआं वगैरह से हो रहा है ना। ये तो मानवीय क्रियाएं हैं, तो जिनसे क्या क्या हो रहा है, ये प्राकृतिक वनस्पति जाति, भूमि, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, पर्यावरण एकदम से नष्ट होते जा रहा है ना। इससे क्या देखो, वृक्षों के आधार काटने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जैसे वर्षा कम होना है ना, बाढ़ अधिक आना। अगला है कि जल मिट्टी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मिट्टी की देख ही चुके हैं हम, इसमें ये सारा कुछ होता है, ये बहुत उपजाऊ होती है और इसमें ये सारे तत्व पाए जाते हैं है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। पहला ही क्वेश्चन था हमारा, एंड इसको देख लेना, इसके उदाहरण ये सारे आपको दिए गए हैं। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, संसाधन है, संसाधन के प्रकार नवीकरण या अनवीकरण दिए तो बाद में होते हैं, लेकिन पहला होता है हमारा प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो चिपको आंदोलन भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा वनों को अलग करने की नीति का परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में जो है यह आंदोलन हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है ना। और यह बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, मतलब चिपको लोग पेड़ों पर चिपक गए थे जब लोग मजदूर उन्हें काट रहे थे, तो है ना, एक तरीके से महिलाओं ने इसमें जो है भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पर बनाई गई थी। तो ये भोपाल में बनाई गई थी है ना, भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाखड़ा नागल परियोजना, डैम है ये सबसे बड़ा हमारा, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है या फिर इसका महत्व लिखना है ना। यह एक वैज्ञानिक तरीकों से बड़े पैमानों पर जल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे बनी झील में 7,80,000 हेक्टेयर मीटर पानी एकत्र किया जा सकता है। इस बांध से 1100 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों की 3,400 किलोमीटर लंबी जल वितरिकाएँ हैं, इनमें 14 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करी जाती है। भाई तो इतना सारा महत्व है भाई, देखो इतने सारे क्षेत्रों में, राज्यों में है ना, राज्यों में लाभ मिल रहा है इसका, है ना, सिंचाई करी जा रही है ना, जल विद्युत केंद्र से, ये सारा कुछ इससे हो रहा है, तो इसलिए इसका जो है हो जाता है महत्व। नेक्स्ट हमारा चंबल परियोजना क्या है, ये भी भाई डैम ही है ना, यहाँ पे भी बिजली बनती है सिंचाई के लिए, यहाँ से पानी वगैरह जाता है, तो ये सारी क्या है, नहरें बनी गई हैं है ना। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में कोटा बैराज बांध, राणा सागर बांध, ये सारे कुछ हैं। तो ये जो है सिंचाई क्षमता इनकी 5 लाख हेक्टेयर के करीब इसकी है, किसकी, चंबल परियोजना है, इसको याद रखना, ये मध्य प्रदेश में हमारी है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सामने आंसर रहेगा यहाँ पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक जो है कि गैर सरकारी संगठन है, NGO है एक तरीके का, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लंबबंद करता है। तो मुख्य रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी। तो आरंभ में विलियम प्रथम की प्रशा के सिंहासन पर आसीन हो गया। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, फिर वियना कांग्रेस का गठन हुआ और एकीकरण में कई बाधाएं आई है ना। इस तरीके को शॉर्ट में यहाँ पे समझा गया है, आप इसको डिटेल में अच्छी तरीके से पाठ में पढ़ लेना।
अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, किस प्रकार था? तो आंसर रहेगा पहले जो हुआ उस तरीके से, मतलब सिक्वेंस में एक तरीके से लिखा हुआ है, एंड आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूती वस्त्र औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में समझाइए। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका आंसर यहाँ पे इसका दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी है, कॉर्न लॉ क्या था? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मक्का की आयात पर पाबंदी कॉर्न लॉ है ना, और यह भूस्वामी के लिए दबाव किया गया इसमें है ना। इसकी समाप्ति के क्या कारण थे? तो ये आपको 2 कारण यहाँ पे दिए गए हैं ना, और 2 कारण और दिए गए हैं। लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊँची हो गई थी, कॉर्न लॉ है ना। और कॉर्न लॉ की समाप्ति मतलब अनाज पे एक तरीके से क्या और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, पाबंदी लगा गई थी, ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? तो आंसर रहेगा, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया था। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर जब जापान से भी मुकाबला करना था, इस स्थिति में है ना, अर्थव्यवस्था में ये सारे जो हैं प्रभाव पड़े, और अमेरिका के लिए से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद काफ़ी विदेशी कर्जे में जो है डूब गया, ये कारण इसके रहे। अगला है आपका, आर्थिक महामंदी के कारण को बताइए। तो महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई है, संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा है ना। इस दौरान कई हिस्सों में जो है उत्पादन रोजगार में जो है बहुत बड़ी गिरावट दर्ज जो है की गई। अगला आपका यहाँ पे विशेषता दी गई, तीसरी चौथी भी दी गई है, एंड इसको कंप्लीट करना है। हजारों बैंक जो है दिवालिया हो गए क्योंकि ऐसा समय आया। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण क्या होता है, ये आपको परिभाषा कर लेनी है। 2 नंबर या 1 नंबर में आती है कभी कभी, एंड 3 नंबर में इतना पूरा क्वेश्चन आ जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रकार के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण बाजार होता है एक तरीके से है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य 3 अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है, यही वैश्वीकरण कह सकते हैं ना। तो पहला प्रवाह व्यापार का होता है, दूसरा प्रवाह श्रम का होता है, तीसरा प्रवाह जो होता है पूंजी का होता है। ये 3 प्रवाह इसके समझाए गए हैं, 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? तो 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में बनी थी एक तरीके का समझौता था जो कि ब्रेटन वुड्स शहर में हुआ, तो वहीं से इसका नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स समझौता। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना करी गई थी, और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, ये इसमें प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट है हमारा, अफीम युद्ध का अर्थ क्या है? चीन पर अफीम युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? तो चीनियों का शारीरिक नैतिक पतन हुआ। चीन को खजाने के रूप में 5 बंदरगाह जो है ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो ये सारे कुछ यहाँ पे प्रभाव पड़े चीन पर। एंड अफीम युद्ध का अर्थ है जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का जो है दबाव डाला, तो दोनों देशों के बीच संघर्ष किया गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है? तो संघ सूची में जैसे कह लो कि विदेश बैंकिंग होगी, संचार मुद्रा आदि, ये सारी चीज़ें हो गई। वो सूची पुलिस सूची, राज्य सूची, इसमें क्या है पुलिस की जो सुविधा होगी, जैसे कह लो कि वो गृह मंत्रालय के पास होती हैं, और संघ सूची में मतलब संघ सूची में किया गया है, संघ सूची में किया गया है केंद्र सरकार के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो संघ सूची में, और राज्य सूची में राज्य सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं वो राज्य सूची में करी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका बंटवारा समझ सकते हैं। और इसमें कृषि सिंचाई होगी, प्रांतीय महत्व के लिए इसमें संवर्ती सूची में मेनली कह लो कि शिक्षा वगैरह हो गया, मजदूर संघ हो गए, विवाह वगैरह। तो ये सारी कुछ शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्य और केंद्र में बटी हुई हैं, और जो मतलब पूरी शक्तियाँ किसी एक सरकार के पास नहीं है, दोनों के पास बटी हुई सरकार के पास शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन हमारा ऊपर भी हम कवर चुके थे। तो इससे अनेक समस्याओं का निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर हो जाता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है, मतलब वो अपनी समस्याओं को भी समझते हैं स्थानीय स्तर पर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में सीधे भागीदारी बनाने के लिए जो है संभव किया जा सकता है, उन्हें तैयार किया जा सकता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना, ये सारा इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं। स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, ये हम क्वेश्चन ऊपर देख ही चुके थे, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पंचायतों की मुख्य परेशानी क्या होती है? तो जागरूकता का अभाव होना, धन का अभाव होना, अधिकारियों की मनमानी होना, जन सहभागिता में कमी है ना, ये सारी कुछ होती हैं, ये सारी कहें कि परेशानियाँ होती हैं पंचायती स्तर पर, और चुनाव जो है नियमित रूप से नहीं होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने के लिए मुख्य जो है सिद्धांत कौन कौन सी, वो सिद्धांत यहाँ पे लिखिए। तो भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें बटी हुई हैं। भारत में एक लिखित और विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं और संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार जो है अकेले बदल नहीं सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का जो है अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये सारी चीज़ें जो है संविधान में हैं और भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली है, ये सारी विशेषताएं उसकी हो जाती हैं। अगला है संविधान संघवाद की तो 3 बुराइयां, अभी विशेषता हमने देखी, अब इसकी बुराइयां बताइए। तो केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना और संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होना, संसद को अधिक अधिकार प्राप्त होना, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना और केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप, ये सारी इसकी जो है बुराइयां हैं। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की 4 विशेषताएं। तो सत्ता का विभाजन होता है, सरकार एक से अधिक बार पर अनेक प्रकार की होती है, प्रत्येक सरकार का अपना विशेष क्षेत्र होता है, दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह में शासन करती हैं। अगला है भारतीय भाषा की कोई 4 भाषा नीति की विशेषताएं। तो भारतीय भाषा संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है नहीं दिया गया, मतलब कोई भी पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो मतलब है ही नहीं है। संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं को, इस चीज़ को याद रखना ऑब्जेक्टिव बनता है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में अनुमति प्रदान करी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विकेंद्रीकरण के लाभ क्या हैं, कोई 3 लाभ बताइए। आंसर रहेगा आपके सामने। विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण से तानाशाही प्रवृत्ति की समाप्ति होती है और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो है शक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, समस्याओं और स्थानीय स्तर पर मतलब समस्याओं का निपटारा, समय तथा धन की बचत और स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता होती है। अगला क्वेश्चन है पंचायत की 3 परेशानियां कौन सी हैं। जागरूकता का अभाव होगा, पंचायत के चुनाव जो है नियमित रूप से ना होना, गुटबंदी की शुरुआत, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी और ये रहेंगे। अगला है मुद्रा का अर्थ क्या है, इसके कार्य बताइए। मुद्रा विनिमय के माध्यम से के रूप में स्वीकार की जाती है, जैसे नोट, सिक्के के रूप में। कार्य रहेंगे मूल्य का मापन करती है मुद्रा, मूल्य का संचय करती है, स्थगित भुगतान का मान का मुद्रा कहलाता है, साख का आधार है मुद्रा। अगला क्वेश्चन आता है गृह ऋण लेने के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं जो है करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें देखो आय के स्रोत का प्रमाण देना होगा और रोजगार का रिकॉर्ड है ना। होम लोन के लिए कौन कौन से रोजगार का रिकॉर्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए और नए मकान के कागज बैंक को जो है सौंपने होते हैं। और बैंक संतुष्ट नहीं होता है तो 2 या 1 व्यक्तियों की गारंटी लेता है और गारंटी लेने वाले से ऋण का भुगतान अगर लिया जाएगा अगर आपने बाद में नहीं चुकाया तो। समर्थक ऋणाधार क्या है, उदाहरण सहित बताइए भाई। तो उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की ऐसी वसूली कर सके। परिसंपत्तियां ही जो होती हैं, ये परिसंपत्तियां जो होती हैं समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं। जैसे अपन देखो कोई भी चीज़ गिरवी रख देते हैं तो वो क्या समर्थक ऋणाधार के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति, समर्थक ऋणाधार ना होना, जरूरी कागजात ना होना, ऋण की शर्तें जो है पूरी ना कर पाना, इसलिए बैंक में से लोन नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो वस्तु विनिमय के लिए दोहरे सहयोग की शर्त को पूरा करना आवश्यक होता था, मतलब दोनों लोग जो हैं सहमत होने चाहिए। धन या मूल्य के संचयन में जो है कठिनाई होती थी, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन था, मतलब जो बांटी ना जा सकें वो वस्तुएं कैसे हम विनिमय करेंगे उनका। वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना है ना, तो ये इसमें कठिन हो जाता था। सीमा है, समस्याएं भी कह सकते हो। साख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर। तो बैंक सहकारी समितियां इसके अकॉर्डिंग होती हैं साख की औपचारिक क्षेत्र में, है ना। और इसमें निश्चित ब्याज दर होती है, उधार लेने वाले का शोषण इसमें नहीं होता है और ऋण वापसी के लिए दबाव नहीं बनाया जाता है। ये सारी होती हैं क्योंकि इसमें कहें कि जो महाजन साहूकार वगैरह होते हैं अनौपचारिक क्षेत्रों में तो ये कर्ज जाल में फंसा देते हैं एंड उधार लेने वाले का जो है शोषण करते हैं और इस तरीके से ब्याज दर अधिक भी रखते हैं। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमा बताइए। तो ये क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं ऊपर, है ना, ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के कोई 3 प्रावधान बताइए। तो ये रहेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी,
काम उपलब्ध ना होने की स्थिति में भत्ता दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता देना, भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करने को मदद देना, मतलब मदद करने वालों को मदद देना। प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र के किन्हीं 4 गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में विशेषकर से कृषि आता है। तो कृषि में क्या क्या कह सकते हैं कि जैसे प्रमुख संसाधनों की प्रत्यक्ष रूप से यानी गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र में, इसमें प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है। उदाहरण कह सकते हैं कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी वगैरह, है ना। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो इसको हमने ऊपर पढ़ा ही था, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इसको डिटेल में अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ से हमारे आ जाते हैं कुछ मैप, है ना। मैप को जरूर से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैप मत छोड़ देना, ये आपके 4 नंबर कंप्लीट करता है ना। देखो, तो मैप ये सारे इसमें दिए गए हैं।